बेहद खास मेहमान अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल के हम सब के बीच आते हैं, तो इसीलिए उनकी बातों पर, उनकी कही गई बातों पर और उनके स्वागत सत्कार के लिए तालियों का सिलसिला लगातार बना रहना चाहिए। एक बार फिर से जोरदार तालियां प्रमोद कृष्णम के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और आपके द्वारा किए गए कार्य तो ठीक हैं स्वामी जी, लेकिन पिछले कुछ वक्त में आप सुर्खियों में रहे, सुर्खियों में गजब रहे और उसकी बहुत खास वजह रही क्योंकि कांग्रेस के साथ आपका 39 साल पुराना रिश्ता कुछ यूं खत्म हुआ कि आप कांग्रेस के खिलाफ मुखर हो गए। लोग पूछने लगे ये रिश्ता क्या कहलाता है? पहली बात तो आपने कहा कि आप काम तो ठीक करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा मैं आदमी ठीक नहीं हूँ। आप व्यक्ति भी बहुत अच्छे हैं, आप काम थैंक यू। देखिए, एक बहुत ही प्रचलित दोहा है अब्दुल रहीम खान खाना का, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। बेरी जिसमें कांटे होते हैं, केला जिसके पत्ते बड़े कोमल होते हैं। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो डोलत मन आपने उनके फाड़त अंग। तो जब कहीं ऐसी जगह आप रहते हैं जहां आपका भाव दूसरा होता है, आपके विचार दूसरे होते हैं और आपको जो काम करना पड़ता है वो भाव और विचार के अनुरूप नहीं होता है, तो फिर एक दिन धागा टूट जाता है। और जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि मैं छात्र जीवन से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा और मेरी उम्र 16-17 साल थी। उस समय मैं 11वीं-12वीं में पढ़ता था। तभी राजीव गांधी जी से मुलाकात हुई और एक बार उनसे मिले तो बस उनके हो गए, ऐसा मन में ठान लिया और वो निभाया भी। लेकिन राजीव गांधी जी के जाने के बाद और जो आज की ये कांग्रेस का एक जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है और जो वहाँ के कुछ चौकड़ी और जिसको मैं चंडाल चौकड़ी भी कहता हूँ, उसमें जो कांग्रेस घिर गई है, तो उसके लिए दो पंक्ति कहना चाहता हूं कि एक ऐसी आरजू में जो कहीं सुनी ना जाए। नारायण गिरी जी बैठे हमारे। एक ऐसी आरजू में जो कहीं सुनी ना जाए, वहां उम्र काटाए जहां सांस ली ना जाए। आपका जो दर्द और तालियां इस वक्त जो बज रही हैं, वो आपके दर्द जिस तरीके से आपने बयां किया कि नौबत यहां तक आ गई कि आपको ये कहना पड़ा कि आप कांग्रेस के पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, तो लोग आपके ऊपर ये आरोप लगाने लगे कि अब आप संत कम नेता ज्यादा बन गए हैं। देखिए, आरोप लगाना और आरोपों का जवाब देना ये तो आदिकाल से चलता आया है। आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। जहां तक सवाल है पाप का, पुण्य का, तो वो भी देखा जाएगा। जब कभी ऊपर जाएंगे तो परमात्मा उसका फैसला करेगा। तेरा हमारा फैसला होगा खुदा के सामने, तूने भी तेग खींच ली, मैंने भी सर झुका दिया। तो ये होगा, देखा जाएगा। आपने कहा कांग्रेस के पाप, तो मैं उसे कांग्रेस के पाप नहीं कहना चाहता हूं। कांग्रेस वो पार्टी थी जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती थी। महात्मा गांधी का सिद्धांत क्या था? सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, शीलता। महात्मा गांधी ने एक सपना देखा। वो सपना क्या था? राम राज्य का सपना। महात्मा गांधी भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम करते थे और महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो जो कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रही थी, वो कांग्रेस धीरे धीरे महात्मा गांधी के रास्ते से हट करके और मोहम्मद अली जिन्ना और वामपंथ के रास्ते पे आ गई। ये प्रॉब्लम है, ये पाप है। लेकिन सनातन से, संत से और भगवा से चिढ़ने वाले क्या वही लोग हैं जो अपमान करते हैं या फिर अपमान करने वालों का साथ देते हैं और उस पर कुछ कहते नहीं? मुझे लगता गधे हैं जी। नहीं, गधा कोई असंसदीय शब्द नहीं है। गधा बड़ा मेहनती होता है।
गधे पे निबंध लिखा जा सकता है। गधे बहुत बहुत बड़े काम करते हैं, लेकिन गधा को गधा कह दिया तो उसमें आप मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया। नहीं, मैं तो ये चाहती थी कि आप उसके आगे भी कुछ कहें। नहीं, उसके आगे बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता है। आप उस पार्टी और उस पार्टी के लोगों की बात कर रहे हैं जिस पार्टी के आप थिंक टैंक के तौर पर जाने जाते रहे हैं। आपने उस पार्टी में एक लंबा वक्त दिया है। अचानक से ये अलगाव, अचानक से ये दूरी, ये सब कुछ राम मंदिर के वक्त से शुरू हुआ या उससे पहले से ही आपके मन में चल रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी बहुत से ऐसे मौके आए, ऐसे मोड़ आए। कांग्रेस पार्टी जिन हाथों में है, उन्होंने ऐसे फैसले किए जो देश के हित में नहीं थे। नाम लेकर आप बात कर सकते जो हैं। देश के हित में नहीं थे और मुझे भी अच्छे नहीं लगे और देश की जनता को भी अच्छे नहीं लगे। लेकिन मैं भीतर था और उदयपुर चिंतन शिविर जब हुआ तो ये 2 साल पहले की बात है। मैं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मेंबर था और उसमें 30-35 लोग सदस्य थे, जिसमें सोनिया जी थी, जिसमें गुलाम नबी आजाद थे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे थे, जनार्दन द्विवेदी थे, शशि थरूर थे, कमलनाथ जी थे, प्रियंका गांधी जी खुद थी, सोनिया जी थी, राहुल जी खुद थे। मैं उस कमेटी का मेंबर था। तो मैंने उसमें 2 बातें उठाई थी। मैंने ये कहा था कि भाई आपकी लड़ाई भाजपा से है, भाजपा से लड़ते लड़ते आप भारत से क्यों लड़ना शुरू कर देते हैं? आप भाजपा से लड़के जीत सकते हैं, लेकिन भारत से लड़के जीत नहीं सकते। उन्होंने कहा साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई संसद बनाई, आपने उसका बहिष्कार कर दिया। भाई भारत की संसद का उद्घाटन भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? दूसरा मैंने सवाल उठाया, वो राजस्थान को लेके था। मैंने कहा कि भाई अशोक गहलोत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी अब थोड़ा उम्र का तकाजा है और ये तो एक सृष्टि का नियम है, आवागमन सृष्टि का नियम है, पुराना जाता है नया आता है। तो मैंने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दो। 2 बातें। तीसरा मैंने कहा कि भाई अगर संभव है, कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है कि बीजेपी से लड़ना है पूरे देश में, तो लड़ने के लिए एक ऐसा लोकप्रिय नेता होना चाहिए जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। तो कांग्रेस में तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी सबसे बड़ा चेहरा है। ये 3 बातें मैंने उठाई। चौथी, जब 370 को हटाने का फैसला हुआ तो मैंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक हम देश में घूमते हैं, हमें एक आदमी ऐसा नहीं मिला है जो ये कहता हो कि 370 के लगे रहने से देश को फायदा है। तो अगर देश की जनता चाहती है तो 370 प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अगर हटाने का फैसला लिया तो ये इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन है। तो अगर कोई फैसला भारत के हित में है तो उसका विरोध क्यों करते हो? और 5वां सवाल ये था कि राम भारत की आत्मा है। मैं आज भी कह रहा हूं, राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और ये मैं कहता रहूंगा, क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं है, ये इस देश का भाव है। तो मैंने कहा कि राम मंदिर बन करके पूर्ण होने जा रहा है। अगर इसमें आपको बुलाया जाता है तो राम के निमंत्रण को ठुकराने का पाप मत करना। अब मुझे बताओ, राम के द्वार से तुम्हें कोई बुलावा आए, न्योता आए, अरे तुम इतने अभागे हो कि राम के निमंत्रण को ठुकरा रहे हो। दुश्मन का घर, मैं आप ही से सवाल करता हूं, जो व्यक्ति आपका बहुत विरोधी हो, वो आपको चिट्ठी भेजे कि साहब मेरे घर का गृह प्रवेश हो रहा, आप पधारिए, क्या आप उस चिट्ठी के बदले में लिखोगे कि हम तेरे निमंत्रण को ठुकराते हैं? दुश्मन का भी निमंत्रण आता, उस पर भी धन्यवाद अदा किया जाता है। तो जो पार्टी, जिस पार्टी का नेतृत्व राम का विरोध कर रहा है,
राष्ट्र का विरोध कर रहा है, जो ना राष्ट्र के साथ है, ना राम के साथ है, ना सत्य के साथ है, ना शाश्वत के साथ है, ना सनातन के साथ है, ना संस्कृति के साथ है, ना सभ्यता के साथ है, तो ऐसी पार्टी को और ऐसे नेतृत्व को आईना दिखाना हर देशवासी का कर्तव्य बन जाता है। आपने जिन 5 बातों का जिक्र किया वो पांचों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से 2 बातों पर मैं गौर फरमाना चाहूंगी। और सबसे पहले, क्योंकि राम मंदिर की बात हो रही है, आपने ये तक कह दिया कि कांग्रेस में ये तय किया गया कि अगर इनकी सरकार आई तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट कर रख देंगे राम मंदिर को लेकर। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो आपने कहा, प्रधानमंत्री ने कई मंचों से उस बात का जिक्र किया और कांग्रेस को घेरा। ये सोच कांग्रेस पार्टी में इतनी तह तक क्यों है? देखिए, गंभीर बात है। पहली बात, मैंने जो कहा कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई मंगल ग्रह की बात कह दी हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस देश में पलटे गए हैं। शाहबानो का फैसला पलटा गया। अभी 2-3 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने एक फैसला दिया कि दिल्ली सरकार में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। मोदी जी की सरकार ने पलट दिया। तो जब ये फैसले पलटे जा सकते हैं तो वो फैसला क्यों नहीं पलटा जा सकता है? जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, अगर मैंने कुछ कहा और उन्होंने उस पर ध्यान दिया, उन्होंने पूरे देश के सामने वो विषय रखा, तो ये तो प्रधानमंत्री जी की विराटता कहिए या उनकी देश के प्रति बहुत बारीक नजर कहिए, इसमें क्या कहा जा सकता है? ऐसा थोड़ी है कि मैंने प्रधानमंत्री जी को कह दिया कि साहब मैं ये बोलने जा रहा हूं, आप कल ये बोल देना। क्या देश के प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय है जो हम जैसे व्यक्तियों से रोज बात करें? नहीं, लेकिन आपके न्योते पर कल्की धाम पहुंचे प्रधानमंत्री, और आपके लिए वो एक अविस्मरणीय पल रहा होगा। देखिए, वो विषय दूसरा, ये विषय दूसरा। बिल्कुल। भगवान जहां आया वो स्थान धाम बन गए, तीर्थ बन गए। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन किया कि भगवान राम के सारे काम आपके हाथों हुए हैं। अयोध्या में भगवान राम आए त्रेता में, कलयुग में जहां भगवान कल्की के रूप में आएंगे, भगवान राम ही कल्की अवतार के रूप में दोबारा धरती पे आएंगे। तो ये जो सतयुग से कलयुग का जो ये दौर है, काल चक्र है, तो भगवान जहां आया उसके काम भी आपने किए, और जहां भगवान आएगा उसके काज भी आपके हाथों होने चाहिए। तो ये सत्य सनातन का जो सर्किट है, इसके सेतु आप बन जाएंगे। उन्होंने मेरे भाव को स्वीकार किया, कल्की धाम का शिलान्यास किया। कहा यह जाता है स्वामी जी कि जब आप, मैं तो आपको भी आमंत्रित करता हूं, आप कल्की धाम आइएगा। जी, मैं आपको सबको आमंत्रित करता हूं। कैलाश जी मेरे सामने आए, जगदीश जी बैठे हैं, सबको आमंत्रित करता हूं। जी बिल्कुल। और नारायण गिरी जी बैठे हैं। और श्री कल्की धाम कितनी बार आए हैं? जी, कल्की धाम जब वहां पर प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो हमारे यहाँ से महिमा पहुंची थी, मेरी सहयोगी, कवर करने के लिए, और बाकायदा उनसे बातचीत, और उन्होंने वो तस्वीरें भी हमसे साझा की थी। लेकिन जैसा कि मैं ये कह रही थी कि जब आप किसी से दूर जाते हैं तो उसकी एक वजह होती है कि आप किसी और के बेहद करीब जा रहे हैं। आप कांग्रेस से दूर हुए और प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीब हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अब आपने ये तक कह दिया कि महात्मा गांधी के बाद अगर कोई सेकुलर नेता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। मतलब बीच में से आपने सबको हटा दिया, ऐसा क्यों? हमारे शास्त्रों में कहा गया है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण बताओ, एक स्पीच बताओ जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि मैं हिंदुओं का प्रधानमंत्री हूं, जिसमें उन्होंने कहा हो कि मेरी सरकार की योजनाओं पर हिंदुओं का हक है, जिसमें उन्होंने एक जगह ये कहा हो, एक जगह, और बड़े जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, कांग्रेस के कई फैसले ऐसे थे जिससे मेरा मन बड़ा दुखी था। मैंने कांग्रेस में रह करके सारे बड़े नेताओं से ये बातें की कि ये गलत फैसले हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया। मगर भगवान राम के मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया। मुझसे कहा गया कि भाई पार्टी की लाइन है कि वहां नहीं जाना है। मैंने कहा भाई मैं तो जाऊंगा। जब मैं वहां गया तो आप लोगों ने मेरे इंटरव्यूज किए, मुझसे ये सवाल हुआ
कि अगर आप यहां आए हैं, अयोध्या से वापस जाएंगे तो हो सकता है कांग्रेस आपके खिलाफ कार्रवाई कर दे, आपको निष्कासित कर दे। मैंने तब भी कहा, आज भी कह रहा हूं, राम और राष्ट्र के लिए एक बार नहीं 1000 बार निष्कासन मंजूर है, लेकिन राष्ट्र और राम पे समझौता नहीं किया जा सकता। और मुझे पार्टी ने निकाला, मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। अगर मैं कांग्रेस छोड़ता तो आपका सवाल ठीक था कि मैं किसी के नजदीक पहुंच गया, किसी से दूर हो गया। अपन इस तरह के नहीं हैं, अपन तो हैं किसी के हो गए अगर रहे उसी के उम्र भर। अब कोई हमें निकाल दे तो हम क्या करें महाराज। और आज कैलाश जी बैठे, मैंने इनकी पार्टी अभी तक भी ज्वाइन नहीं करी है। और कोइंसिडेंस की बात है, प्रधानमंत्री जी पे सवाल किया आपने। जी। मैं उसको पूरा करता हूँ, गंभीर सवाल है। पूछिए। अगर मैं बीजेपी में होता और मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये सब कहता, तब बात दूसरी थी। मैं अभी भी बीजेपी में नहीं हूं जी। मैं बीजेपी का 1 रुपए का भी सदस्य नहीं हूं अभी तक। ना मेरे ऊपर मैंने कोई पद लिया है, ना कोई जिम्मेदारी है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में यदि नरेंद्र मोदी सेकुलर नहीं है तो फिर इस देश का कोई नेता सेकुलर नहीं है। नरेंद्र मोदी इस देश के बच्चे बच्चे का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। मुझे बताइएगा, उन्होंने कोविड की उस महामारी के दौर में क्या सिर्फ किसी कम्युनिटी को देख के सेवा की? गरीबों को अनाज बंटवाने का जो सिलसिला है, किसी मैं देखा कि हिंदू मुसलमान, उन्होंने गांव गांव जो योजनाएं पहुंचाई, क्या उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों को नहीं मिलेंगी? एक सवाल मेरा और है जो सारी विपक्षी पार्टियों से है और मुझे पीड़ा है। कुछ लोगों ने कहा साहब मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, खड़गे जी कर रहे हैं, तेजस्वी कर रहे हैं, लालू जी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं। भाई मुसलमानों को आरक्षण देने की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये इतनी बुरी बात नहीं है, संविधान में संशोधन करके किया जा सकता है, ठीक है। हालांकि संविधान धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का अधिकार नहीं देता, लेकिन हमारे जो पिछड़े भाई हैं, हमारे जो दलित भाई हैं, उन भाई बहनों से बात करके उनके हक में से अगर मुसलमानों को आप देना चाहते हैं दे दो, क्योंकि मुसलमान भी इस देश का नागरिक है। और मैं ये बात आज भी कह रहा हूं, इस देश में पैदा होने वाला मुसलमान हिंदुस्तानी है, बाकी बात में उस पर शक नहीं किया जा सकता है। लेकिन उससे बुरी बात क्या है, ये कहते हैं हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, लेकिन जब सवाल किया जाता है तो उस पर टिकते नहीं, तो कहते हैं अगर मगर, मैंने नहीं कहा, मेरा बयान तोड़ दिया। ये ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, ये सब दुकानदार अपनी दुकान के हैं। ये दुकान चलाने की कोशिश हो रही है और इसीलिए अलग अलग आंकड़े, एक तरफ एनडीए के लिए 400 पार का आंकड़ा है तो कांग्रेस कह रही है कि कोई मतलब ही नहीं ये आंकड़ा वो छू पाए। लेकिन और ये कोइंसिडेंस की बात है कि अब से थोड़ी देर पहले आपने बीजेपी आप गए नहीं हैं, इसका आपने जिक्र किया, और कैलाश जी हैं, तो क्यों ना मैं ये सवाल आपसे पूछ ही लूं कि क्या भविष्य में आपका कोई इरादा है बीजेपी ज्वाइन करने का? मैं यहां से वापस कल की धाम पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा ये मुझे पता नहीं, ये कैसे कह दूं कि कल मैं क्या करूंगा। दूसरी बात, बीजेपी वाले जब मुझसे कहेंगे कि साहब आप हमारे यहां आ जाओ तभी तो जाऊंगा, अपने आप कैसे चला जाऊं? अभी कैलाश जी ने कहा कहां है, अभी कहलवाइए ना इनसे, फिर मैं विचार करूंगा। कैलाश जी से मैं कहलवा दूंगी, लेकिन बीजेपी ने तो कहा है कि हमारे द्वारे सबके लिए खुले हैं। आप एक बात बताओ, और आप तो पूर्णिमा जी, मेरे मित्र जितने इधर हैं उधर भी उतने ही हैं। तो सवाल इस बात का है, अभी आपने 400 पार और विपक्ष की बात की, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं कहना चाहता हूं। ये जो सारे के सारे इकट्ठे हो गए, जिसमें हमारी पुरानी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी हैं, तेजस्वी जी की पार्टी है, स्टालिन की पार्टी है, ये सब एक हो गए। इतना बड़ा मजाक इस देश की जनता के साथ कोई एक बार कर दे, 2 बार कर दे, रोज किया जा रहा है। और आप फिर सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी कहती है कांग्रेस चोरों की जमात है, कांग्रेस कहती है ये केजरीवाल अंदर चला गया बहुत अच्छा हुआ। सोचिए जरा,
अखिलेश यादव कहते हैं कांग्रेस इतनी चालू पार्टी है, इतनी धोखेबाज पार्टी है, इसे एक वोट मत देना। तमाम लोग एक दूसरे को गाली देते हैं पीछे, और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सब इकट्ठे होकर कहते हैं कि साहब हमें वोट दो, नरेंद्र मोदी को हटाना है। अब एक सवाल पैदा होता है। पहली बात, ये उस सामान की मार्केटिंग करने में लगे हैं जो सामान इनकी दुकान में ही नहीं है। अब कोई पूछे कि साहब नरेंद्र मोदी को हटाना है, तो सवाल खड़ा होगा फिर लाना किसे? मुझे बताओ लाना किसे? क्या आप चाहते हैं इस देश का प्रधानमंत्री स्टालिन बने? क्या आप चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव बन जाए? क्या देश की जनता स्वीकार करेगी इस देश के प्रधानमंत्री जो 30 सीटों पे, 40 सीटों पे, 50 सीटों पे, 20 सीटों पे लड़ रहे हैं, और कोई ईडी में फंस रहा है, कोई सीबीआई में फंस रहा है, किसी के ऊपर 1000 करोड़ का घोटाला है, किसी के अंदर 5000 करोड़ का किसी के ऊपर घोटाला है, कोई परिवार की परंपरा से नेता बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पाया? क्या इस देश को, इस 140 करोड़ के भारत के अस्तित्व और अस्मिता का फैसला ये कुकरमुत्ते की तरह उगने वाले नेता करेंगे? इस देश के भविष्य की बागडोर सशक्त हाथों में है, और देश की जनता 4 जून के बाद देखना, फिर तीसरी बार एक आवाज गूंजेगी 4 जून के बाद कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेता हूं। चलिए, ये 4 तारीख के बाद आवाज सुनने का मौका हमको मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन आपने हमें समय दिया। प्रमोद कृष्णम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव वल्लभ जी भी आ चुके हैं, आपका भी सर स्वागत करती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां इस खास बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी।